नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से अभय दुबे साहब, जो फिर से मैं कहता हूं कि देश की राजनीतिक उस पे बहुत ही पैनी नजर रखते हुए और छोटे-छोटे घटनाक्रम का भी किसका क्या असर होगा, जैसे डॉक्टर नब्ज पकड़ के बताता है ना, आपकी नब्ज पकड़ता है और आपके दिल में कोई दिक्कत है ये बता देता है, उसी तरह से ये अ, अजय भाई साहब, अभी कुछ हाल के दिनों में पिछले 4, 6, 10 दिन में कुछ-कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जिसका मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव पे उसका असर ज़रूर पड़ेगा। जल्दी से अगर मैं उसको कर लूं तो अभी उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर का चेंज होना, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का खींचतान अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, संगठन चेंज हो गया है। जिला पंचायत में लोग बहुत खुश हैं कि जिला अध्यक्ष हमारे इतने हो गए, सबको पता है कैसे जिला अध्यक्ष होते हैं। इन सारे पर्सपेक्टिव के बीच एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अभी भाई साहब ये बताइए कि एक तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का क्या वो कंट्रोल कम हो रहा है, जैसे मैं उसको कहता हूं पोस्ट कोरोना के बाद मेरी कुछ समस्याएं हैं, उसी तरह से पोस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का कहीं ना कहीं पकड़ में कुछ कमी आई है। आपको क्या लगता है? देखिए, जिन घटनाओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें और भी कई घटनाएं जोड़ी जा सकती हैं। जी। और कुल मिलाकर उसका नजारा ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। जी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बाद में जेपी नड्डा को भी उसमें जोड़ दिया गया कि जब वो अध्यक्ष बने तो ये सब मिलकर इन्होंने बड़ा जबरदस्त इनका कब्जा है भाजपा की राजनीति पर। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि अमित शाह के खिलाफ एक आवाज उठा दे या जेपी नड्डा के काम करने के तरीके के ऊपर कोई उंगली रख दे। जिस तरीके से बुरी तरीके से पश्चिम बंगाल में हार हुई है भाजपा की, इन लोगों की इस नेतृत्व की कोई आलोचना नहीं हुई, भाजपा की रणनीति की कोई आलोचना नहीं हुई। भाजपा के नेताओं ने जो भाषणबाजी वहां पे की, भाषणबाजी का जो नकारात्मक असर पड़ा, उसके ऊपर कहीं से कोई बात नहीं की गई। हम लोग भले कहते रहे लेकिन बाकी भाजपा के अंदर से कोई आवाज नहीं उठी। तो अभी वो नौबत नहीं आई है कि इन लोगों के काम करने की शैली, इन लोगों ने जो केंद्रीकरण आरोपित किया है पार्टी के ऊपर वो, और कुल मिलाकर इनके नेतृत्व के सामने कोई सवाल खड़ा करे, ये तो नौबत अभी नहीं आई है। लेकिन इस नौबत के आने से पहले की स्थितियां बन रही हैं। जी। और जी। वो स्थितियां ये हैं कि आप देखिए, राज्यों के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उस तरह के नियंत्रण का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है जैसा किसी जमाने में कांग्रेस का आला कमान करता था। किसी की मजाल थी जो इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के जो जो आला कमान था, उसके कहने, उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी वहां पे खड़क सके, मजाल नहीं थी किसी की। लेकिन अब देखिए आप, केरल में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति है। भाजपा की सरकार नहीं है लेकिन राजस्थान में भाजपा अपने तरीके से राज्य की राजनीति नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा प्रमाण है उसका, उसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके जी। हैं और आगे भी अभी बहुत मौका मिलेगा हमें चर्चा करने का, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करते। भाई साहब, मैं एक चीज बीच में जोड़ दूं, और उस समय कांग्रेस के जो जो चीफ मिनिस्टर थे वो रबर स्टैम्प नहीं होते थे, हेमवती नंदन बोगड़ा, एनडी तिवारी, मतलब अपने में हैसियत उन सबकी भाई। नहीं नहीं, हाँ, बड़े लोग होते थे और आज भाजपा के पास वैसे बड़े लोग भी नहीं है। जी। दरअसल दिक्कत की बात क्या है कि समस्या यहीं पे है जी। कि भाजपा के पास बड़े लोग नहीं है। वो ऐसे लोगों को जो नाकुछ हैं, जी। ऐसे लोग जो नाकुछ हैं उनको वो मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन वो वहां की राजनीति को नियंत्रित नहीं कर पाते। जी। फिर समस्या खड़ी होती है। और भाजपा के जो वास्तव में छत्रप है, जैसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया एक छत्रप है, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में भाजपा के एक छत्रप है, योगी शिवराज जी सिंह। भाजपा के एक छत्रप बनना चाहते हैं। हाँ। हाँ, है और नहीं। अगर वो दोबारा चुनाव जीतकर भाजपा में फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो वो भाजपा के सुपर छत्रप बन जाएंगे। जी। 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 ऐसे छत्रप बन जाएंगे, महाछत्रप बन जाएंगे भाजपा के। फिर उनका एक पांव वास्तव में दिल्ली में रखा होगा। जी। जी। उनके बारे में दबी जुबान से भाजपा में बातें कही जाती हैं, वो सारी बातें साक्षात हम लोगों को दिखाई पड़ने जी। लगेंगी। जी। जी। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि राज्यों, और जो यशवंत देशमुख ने जो सर्वेक्षण किया था जिसमें मुख्यमंत्रियों की रेटिंग हुई थी, उसमें भाजपा के मुख्यमंत्रियों की हालत बहुत खराब आई थी। जी। जी। योगी जी की हालत भी बहुत खराब थी। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हटाए जा चुके हैं पहले वाले, उनको तो सबसे घटिया मुख्यमंत्री करार दिया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री को बहुत ही दूसरे नंबर के घटिया मुख्यमंत्री थे। जी। तो भाजपा का पहला मुख्यमंत्री उस रेटिंग में 7वें नंबर पे आता था। जी। जी। तो
तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी पिछले 7 साल में राज्यों की राजनीति कैसे की जाए इसका कोई भी सफल मुहावरा विकसित नहीं कर पाए हैं, और जिसको अंग्रेजी में एक्यूलीज हील कहते हैं। यानी रावण की नाभि और जो यूनानी पुराण कथाएं हैं उसमें एक्यूलीज जो था वो इतना शक्तिशाली था कि कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन उसकी एड़ी जो थी वो कमजोर थी, उसी में तीर मार दिया गया, वो मर गया। जैसे रावण की नाभि में तीर मारा गया, वो मर गया। तो भाजपा की जो एक्यूलीज हील है वो है स्टेट पॉलिटिक्स जी। राज्यों की राजनीति करके ही भाजपा आगे बढ़ी है, और राज्यों की राजनीति के जरिए ही भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ हुई है, मजबूत हुई है। लेकिन अब केंद्र की राजनीति की उपेक्षा करके भाजपा केवल राज्यों की राजनीति की उपेक्षा करके केवल केंद्र की राजनीति से जोर देकर अपना वर्चस्व नहीं बना पा रही है। भाई साहब, एक चीज और लग रही है कि इस समय कुछ चेंज भी आ रहा है कि उत्तराखंड में बहुत कोशिश हो रही है और ये सब चुनाव को लेके है। जम्मू कश्मीर में बात करने का एक बड़ा कारण ये भी हो रहा है कि कम से कम वहां भाई लोगों के पास मैसेज दूसरा जाए, अखिल गोगोई को छोड़ना, ये सारी चीजें चुनाव को लेके ही हैं। एक लेकिन बहुत बड़ी घटना हुई है पिछले दिनों, और वो हुआ है कि राफेल सौदे की बात फ्रेंच अपने यहां से एक जज को नियुक्त करके करा रहे हैं, और उसमें अगर कहीं ये प्रूव हो जाता है, और जो पूरी उम्मीद है क्योंकि उनके अपने स्टेटमेंट में है, जो उन्होंने सौदा किया था डसॉल्ट कंपनी के अपने स्टेटमेंट में है कि उन्होंने उस समय का 5,08,000 कितने यूरो तो दिए ही दिए थे, उसके अलावा क्या दिया गया है नहीं मालूम। तो ये कहीं असर करेगा, ये मुद्दा बनेगा चुनाव में राफेल? आनंद जी, अगर वहां जो जज फ्रांस में जांच कर रहे हैं, अगर उस जांच में भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया जी, तो मोदी सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी भाजपा के सरकारी प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, हमको तो सीएजी ने भी हरी झंडी दे दी थी और हमें सब जगह से हरी झंडी मिल चुकी है, हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और फिर कांग्रेस के बारे में कुछ उतनी किस्म की बातें राहुल गांधी के बारे में वो लोग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर वहां से वास्तव में कोई ऐसी बात निकली जी, तो भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की इसको चुनावी मुद्दा बनाने की, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं बना क्योंकि कहीं कोई प्रमाण नहीं था। मैं बता रहा हूं, राफेल वाले सवाल पे भारत में दोबारा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हो सकता है जी। और नहीं भाई साहब, और उसमें बहुत मामला बहुत देखिए, भाजपा में भ्रष्टाचारियों का स्वागत है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो। भाजपा में जो आ जाता है वो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और फिर कुछ भी आप कहते रहिए, टीवी के मंच पे बैठे हुए कुछ भी अखबारों में लिखते रहिए, भाजपा वालों के ऊपर माथे पे कोई शिकन नहीं आती। लेकिन इस मुद्दे पे ये एक बहुत ही नाजुक सवाल है। इस मुद्दे पर राजीव गांधी की इतनी मजबूत सरकार जो थी, वो हथियारों की खरीद में, तोपों की खरीद के घोटाले के सवाल के ऊपर उस सरकार की वैधता के ऊपर एक सवालिया निशान लग गया था। देखिए, इसमें किसी के पास कुछ कहने के लिए फिर बाकी नहीं रहेगा जी। फिर बहुत मुश्किल होगा अपना बचाव करना। फिर तो इस सरकार को भी तुरंत, जो कांग्रेस आज मांग कर रही है संयुक्त संसदीय समिति बनाने की, ये सरकार कूद के बनाएगी संयुक्त संसदीय समिति, और वहां पे मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में उसका जजमेंट निकालने की कोशिश करेगी। कोशिश करेगी, ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो गोगोई साहब ऐसा है कि जैसा संबित पात्रा जी कल पूरे टीवी चैनल पे कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, वो तो गोगोई साहब ने साफ साफ उस लिफाफे को रख लिया अपने पास। उसमें किसी ने कागज में लिखा और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो गलती से लिख दिया, मतलब भारत की केंद्र। ये तो फिर से इसकी जांच होगी, क्योंकि हो सकता है अगर रमन्ना ही जी उस लिफाफे को खोल दें, किसी दिन रमन्ना जी को गुस्सा आ जाए, मान लीजिए उनको कोई सलाम ठीक से ना करे और उनको गुस्सा आ जाए, वो कहें कि इतना ज्यादा लिफाफा खोलो, तो लिफाफा तो खुल सकता है अभी भी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये जब फ्रांस में मान लीजिए कोई चीज साबित होती है तो सरकार कितना भी इसको दबाने की कोशिश करे, कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट फिर से दोबारा पूरे मामले की जांच खोल देगा, और फिर उसके बाद तो सारों तरफ थू थू होना शुरू हो जाएगी। बहुत मुश्किल होगा उसको बचाना, क्योंकि देखिए, वो फ्रांस में अगर ये साबित होता है कि भ्रष्टाचार है,
तो इस भारत से जो लोग उस सौदे में शामिल हैं, चाहे वो रिलायंस के लोग हों या दूसरे लोग हों, मतलब वो तो फ्रांस के सामने वो लोग भी अपराधी होंगे ना। हाँ, लेकिन अब जैसे इन लोग तो ये कहेंगे ना कि ये राहुल गांधी ने पैसा ले लिया, या इस तरह की बातें करने लगेंगे और लोग मानेंगे उसको। मेरा कहना ये है कि अगर वो तो वहां पे जो फाइंडिंग्स आती हैं, जी। वो फाइंडिंग तो ठोस किस्म की फाइंडिंग्स हाँ होंगी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसमें आप उनको आप कितना ज्यादा आप डाइल्यूट करेंगे, ये जी बहुत मुश्किल बात है। क्यों? और उसका देखिए, जब तक वहां की फाइंडिंग आएंगी तब तक यहाँ पे भी कुछ गंगा जमुना में पानी बहेगा। हाँ। हम लोग भी लोकसभा चुनाव के नजदीक पहुंच आ रहे रहे होंगे। जी बहुत सारी चीजें होंगी। विपक्ष की एकता, विपक्ष की एकजुटता भी बन रही है धीरे धीरे करके। किस रूप में बनेगी आज हम नहीं कह सकते। तो जिस वक्त वहां पे निष्कर्ष निकलेगा उस जांच का, जी उस निष्कर्ष में उस वक्त भारत में जो राजनीतिक स्थिति होगी उसके हिसाब से उस निष्कर्ष को यहाँ पर रिसीव किया जाएगा। जी। और उसके इर्द गिर्द एक राजनीति होगी बहुत जबरदस्त। अभी देखिए, एक बहुत बड़ा मसला फंसा हुआ है। हाँ जिस मसले पे आपके ध्यान में जरूर होगा, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना में मरे हुए लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कॉम्पनसेशन। देखिए, इसका कानून है, ये हाँ छोटा मोटा संकट नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आनंद जी, ये छोटा मोटा संकट नहीं है, जी। कानून है। कानून में सरकार मुआवजा देने के लिए बाध्य है। अब वो मुआवजा 4 लाख होता है, 3 लाख होता है, 2 लाख होता है, 50,000 होता है, ये अलग बात है। आप जरा इस बात के बारे में सोचिए। एक जिस क्षण सरकार की तरफ से ये घोषित होगा, राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि भाई कोरोना में मरे हुए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा कितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो, वैसे ही वो तमाम लोग जिनकी मौतों को कोरोना की मौत नहीं माना गया है, उनके क्लेम आएंगे। जो आज 4 लाख मौतें हैं, 1 करोड़ लोग इस देश में खड़े होंगे जो कहेंगे कि हमारे यहाँ कोरोना से मौत हुई है। जी जी। हमको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए और हमको उसका मुआवजा भी चाहिए। उसके इर्द गिर्द बड़े जबरदस्त पैमाने पर राजनीति होगी। जहां जो पार्टी सत्ता में है वो संकट में फंस जाएगी, चाहे भाजपा हो या गैर भाजपा पार्टी हो। और जो विपक्ष में होगा उसको पानी मिलेगा उससे, जो है और वो पूरा चुनाव बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा। देखिए, ये जो आज मान लीजिए 4 लाख लोग मान लीजिए कोरोना से मरे हैं, उनको 4 लाख दे दिया जाए तो 16,000 करोड़ रुपए देना है सरकार को। ऐसी बात नहीं सरकार के पास 16,000 करोड़ रुपए ना हो। सरकार के पास 16,000 करोड़ रुपए हैं, उससे ज्यादा रुपए हैं इसमें देने के लिए। लेकिन सरकार डर ये रही है कि इसमें जो राजनीतिक जो अंदेशे छिपे हुए हैं वो सरकार को ज्यादा डरा रहे हैं। पैसे का मसला है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर सरकार को देना ही पड़े तो सरकार दे देगी। लेकिन इसमें जो राजनीति होगी, क्योंकि वो केवल 4 लाख लोगों को ही नहीं मुआवजा देना पड़ेगा, मुआवजा 1 करोड़ लोगों को देना पड़ेगा। तो जो सरकार नहीं दे सकती है, फिर वो 1 करोड़ लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। 1 करोड़ फैमिली, 1 करोड़ परिवार हो जाएंगे, 1 करोड़ परिवार खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, 1 करोड़ परिवार खिलाफ हो जाएंगे। देखिए, ये अकेली बात ही इस देश की राजनीति को पलट देगी। जी। और मैं अपने दर्शकों को जल्दी से भाई साहब 2 बातें और बता दूं। कई लोगों का कहना है कि 4 लाख की फिगर कहां से आई। 4 लाख की फिगर ये आई कि 13 मार्च 2020 को सरकार ने सर्कुलर निकाला था, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, कि इसमें 4 लाख दिया जाएगा, जो बाद में विड्रॉ किया। तो 4 लाख की फिगर आपने क्या कैलकुलेशन किया था? आप बताइए ना कि किस कैलकुलेशन से आप 4 लाख दे रहे हैं। नहीं, एक बार तो सरकार ये मान चुकी है कि वो मुआवजा देने के लिए तैयार है, और 4 लाख रुपया नहीं, और 4 लाख रुपए देने को तैयार है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई वो उसका मुआवजा अमाउंट जो डिजास्टर, हाँ, वो लोग करें। तो ये देखिए, ये मसला हवा में लटका हुआ है जी। एक तो ये मसला हवा में लटका हुआ है जो सरकार के लिए बहुत बड़े संकट का कारण हो सकता है। सरकार नहीं, सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के लिए भी बहुत बड़े संकट का कारण हो सकता है। दूसरा मसला ये राफेल डील का हवा में लटक गया है। तो ये 2 बहुत बड़े मसले हैं। किसान आंदोलन पहले से हवा में लटका हुआ है, अर्थनीति भी हवा में लटकी हुई है, आर्थिक संकट भी हवा में लटका हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए, पहले कुछ दिन पहले तक मैं 2-2.25 हजार रुपए में मेरी कार की टंकी भर जाती थी। अभी मैं गया, मैंने कि 3,000 रुपए के पेट्रोल डालो, उसमें भी कार की टंकी नहीं भरी। तो देखिए, इस वक्त देश की राजनीति और मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान जो है बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है।
मीडिया और हेडलाइंस के मैनेजमेंट के जरिए आप कुछ दिनों की राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्थायी राहत प्राप्त करना इसमें बहुत मुश्किल है। ये सारी चीजें, अब फ्रांस में जांच हो रही है, सरकार के हाथ से बाहर है। मुआवजा देना पड़ेगा, सरकार के हाथ से बाहर है। अर्थनीति में आपका जीडीपी कैसे बढ़ेगा, ये सरकार के हाथ से बाहर है। ये सारी चीजें किसान आंदोलन सरकार के हाथ से बाहर है, मैनेज नहीं हो रहा है सरकार से। तो सरकार बहुत संकट में फंसी हुई। मैं अपने दर्शकों को जल्दी से एक चीज और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही है कि आपने जो गलत सर्टिफिकेट आप लोगों के इशू कर रहे हैं उसको भी ठीक करिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो डायरेक्शन दिया है। और दूसरा भाई साहब एक चीज और है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, आनंद जी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोरोना होने के 3-4 महीने बाद तक अगर कोई मरता है उसको भी कोरोना मृत्यु की श्रेणी में डाला जाए। तो ये जो 4 लाख लोग हैं ये 1 करोड़ होने जा रहे हैं। जी। और एक ये दूसरा मुझे एक और चीज लगती है कि जो ये संकट केंद्र सरकार के लिए इसलिए ज्यादा है कि 75% उसको देना है, 25% राज्य सरकार को देना है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जो ज्यादा हुआ है, आज वो जीएसटी का पैसा तो दे नहीं रहा है। भाई साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों के विमर्श में शायद नहीं आ रही है और वो टॉकिंग पॉइंट नहीं हो रहा है। और ये जो सरकार सारे इंस्टीट्यूशंस को हम लोग कह रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस को सरकार यूज कर रही है, सीबीआई, ईडी, ये वो, लेकिन जुडिशरी भी इससे अछूती नहीं है। और उसका मैं एक सिर्फ उदाहरण अपने दर्शकों को बताऊं और आप उससे समझो। शुभेंदु अधिकारी साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सारदा कांड में वो भी अभियुक्त हैं। जो दूसरा चिट फंड वहां का एक कांड था उसमें जो प्राइम अक्यूज्ड है वो उनका नाम ले रहा है। और उसके बाद वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली में वो अमित शाह साहब से मिलने जाते हैं। उसके बाद वो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के घर पे जाते हैं। तुषार मेहता के घर में वो 20-25 मिनट रहते हैं, बाहर निकलते हैं, हल्ला मचता है कि भाई ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। तुषार मेहता तो सीबीआई के वकील हैं, इनको प्रोसिक्यूट करने के चक्कर में ये मिले कैसे? तुषार मेहता कहते हैं कि 25 मिनट अंदर आए, मैं इनसे मिला नहीं, ये चाय पी के चले गए। मुझे लगता है कि क्या ये सवाल इस देश को नहीं पूछना चाहिए शुभेंदु अधिकारी जी कि आप क्यों गए थे वहां? उनसे तो पूछेंगे आप क्यों गए थे भाई, ना वो उनके। जी देखिए, जब गलतियां आपसे होती हैं तब फिर आप गलतियां करते चले जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी तुषार मेहता से बात करनी होती, फोन पे भी बात कर सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता है वो यहाँ पे आए क्यों गए उनके यहाँ। वास्तव में उन्होंने ये करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है और इससे विवाद पैदा हुआ है। जो तुषार मेहता की इज्जत गिरी है, इससे शुभेंदु अधिकारी की इज्जत तो पहले कुछ है ही नहीं, जो गिरेगी क्या उनकी इज्जत? वो तो पहले से अभियुक्त हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय है कि शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाना है, केवल इसलिए ममता बनर्जी को उन्होंने कुछ थोड़े से वोटों से हरा दिया, उन्होंने विपक्ष का नेता बना दिया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक गलती है। अगर वो मुकुल राय को विपक्ष का नेता बनाते तो ये जो टीएमसी में लगातार भाजपा के लोग जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। अब कुछ दिनों बाद स्थिति होगी, बंगाल भाजपा में मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे। वहां सड़कों पर लोग, टीएमसी के दफ्तरों के सामने लोग धरना दे रहे हैं कि हमें उस पार्टी में शामिल कर लो। भाजपा में जाके हम लाउड स्पीकर लगा के प्रचार कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं लोग। बंगाल की स्थिति बिल्कुल दूसरे किस्म की है। तो भाजपा वहां पे अस्तित्व के संकट की शिकार हो गई है। जिस पार्टी को 38% वोट मिला, जिस पार्टी को 38% वोट मिला, 38% वोट कम नहीं होता है, बहुत बड़ा वोट है। 70 सीटें मिली इस पार्टी को। उस पार्टी में कार्यकर्ता नाम का बंदा नहीं रह जाएगा कुछ दिनों बाद भाई। 38% के आसपास पे 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो 37-38 पे इस देश का अभी 2014 में 31% बने थे, 2019 में बने 38%। माफ कीजिएगा, जिसको कहा जा रहा है कि ब्रूट मेजोरिटी। चलते चलते मैं अंतिम बात, क्योंकि जब आप आते हैं तो मेरे बहुत से उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स में नजर रखते हैं उनका लगता है कि अभय दुबे साहब आए तो उनसे प्रश्न नहीं पूछूंगा। अंतिम प्रश्न इसके साथ, क्योंकि समय हो रहा है। अभी अखिलेश यादव जी से संजय सिंह आम आदमी पार्टी के मिले हैं। हालांकि सब लोग कहते यही है कि शिष्टाचार भेंट है, लेकिन क्या इसको देखा जाए कि जो छोटी पार्टियों को जोड़ने की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, क्या उस तरह से देखा जाए कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात? देखिए, छोटी पार्टियों को जोड़ने की 2 जगह कोशिशें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। एक कोशिश ओम प्रकाश राजभर चला रहे हैं जी, दूसरी कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी बयान दिया था कि अगर हमारा मोर्चा जीता तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनेंगे जी।
हाँ, इस तरह के बयान गैर गंभीर किस्म के बयान है। जी, आप पांच पांच मुख्यमंत्री बनाएंगे तो केवल 5 बिरादरियों को मुख्यमंत्री पद मिल पाएगा। जी, अगर आपने 6 महीने में मुख्यमंत्री बदला तो केवल 10 बिरादरियों को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। तो जी, ये तो देखिए हास्यास्पद बातें हैं। तो ऐसी बातें करके वो केवल अपने नंबर कम कर रहे हैं जी, ओम प्रकाश राजभर। जी, मोर्चा तब कामयाब होता है जबकि एक बड़ी पार्टी उसका एंकर बनती है। जी, जी, एनडीए इसीलिए कामयाब है, चल रहा है। लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट सीपीएम की वजह से कामयाब है, यूपीए कांग्रेस की वजह से कामयाब है। इसलिए मैं मानता हूं कि छोटी पार्टियों का अगर उत्तर प्रदेश में कोई मोर्चा बनता है तो उसमें समाजवादी पार्टी अगर एंकर का काम करेगी तो वो ज्यादा सफल होगा, जी, जी, उसके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा है। जी, अभी निर्भर करता है कि वो वोट ट्रांसफर करने की उनकी क्षमता क्या है, उसके साथ जुड़े नेताओं की वोट ट्रांसफर करने की क्षमता क्या है, पूरा नजारा कैसे बनता है, भाजपा किस व्यक्ति को अपने प्रमुख के रूप में पेश करती है। अगर भाजपा ने योगी जी को इस रूप में पेश किया कि यही अगला मुख्यमंत्री बनना है तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरीके से बदल जाएगा। जी, 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 क्योंकि फिर तो बहुत सारी बिरादरियां सोचेंगी कि भाई यही बंदा अगला मुख्यमंत्री बनेगा, उसको देखना होगा उन्हें अगले 5 साल कैसे गुजारने हैं। वो इसका आधार पर तय करेंगे कि भाजपा को वोट दें या ना दें। जी, जी, ठीक बात, ठीक बात, तो ये सब होने वाला है। मैं अभी भी समझता हूं कि छोटी पार्टियों को जमा करने की जो कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं उसके सफल होने की और टिकाऊ होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। जी, ओम प्रकाश राजभर जो कोशिशें कर रहे हैं अगर वो भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाते हैं तो ज्यादा प्रभावकारी साबित होंगे। हाँ, नहीं, इस तरह की चर्चा तो है कि ओम प्रकाश राजभर जी अंतोगत्वा जाएंगे हम्म, अखिलेश यादव वाले जो गठबंधन है, जी जी क्योंकि ये भी फैक्ट है कि जो भी बड़ी पार्टी होगी उसको सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ेगा, उसको अपनी सीटें हम्म, छोड़नी पड़ेंगी, लोगों को एडजस्ट कराना पड़ेगा। और इधर हाल के दिनों में भाई अखिलेश यादव को मैं उनका थोड़ा क्रिटिसाइज करता रहा हूं, क्योंकि वो आंदोलन नहीं करते हैं, सड़क पे नहीं उतरते हैं मुलायम सिंह जी की तरह। लेकिन इधर उन्होंने भी थोड़ा इनर्शिया खत्म किया, दौड़ भाग शुरू की है, लोगों से बातचीत करना शुरू किया। जो लोग इसीलिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह तो मेरे ख्याल में इसीलिए गए हैं क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ तो चुनावी चर्चा हुई होगी। आ, देखिए अब उसमें है ये कि यूपी में अगर बीजेपी को हराना है तो 12% वोट कम करने पड़ेंगे बीजेपी के। जी, 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 और बीजेपी की 12% वोट कम करना आसान नहीं है। इसीलिए आज की तारीख में भाजपा आगे है। जी, तमाम दिक्कतों और उलझनों के बावजूद अगर कल चुनाव हो तो भाजपा फिर से चुनाव जीत जाएगी। जी, उसके तक वो सीटें कम हो जाए, लेकिन 300 सीटें तो नहीं चाहिए ना सरकार बनाने के लिए। हाँ, सरकार बनाने के लिए तो कम सीटें 200, चाहिए। 202, हाँ, 202 चाहिए। हाँ, 202 सीटें चाहिए। तो जी, मेरा कहना यह है कि भाजपा को अगर चुनाव हराना है तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और भी कई तिकड़में करनी पड़ेंगी, दूसरे लोगों को महत्व देना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहां आपकी बड़ी पार्टी से बिना डरे हुए लोग, छोटे लोग भी उस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। जी, तो उसमें ये सब अखिलेश को करना पड़ेगा। और अखिलेश अगर ऐसा कर पाते हैं तो वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। जी, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये अलग बात है। बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश साहब ज्वाइन करने के लिए। आगे फिर से आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में और जानकारी करते रहेंगे। थैंक जरूर यू, जरूर जरूर। बहुत बहुत